जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और आप देख सकते हैं जैसा कि आज हम पेपर एक्सप्लेन करने वाले हैं आरआरबी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीरीज, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं पेपर आरआरबी के ग्रुप डी के एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के पेपर को एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये है पेपर नंबर 8। इसके पहले 7 पेपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं बहुत तेजी से करूंगा, क्योंकि पिछले 7 क्वेश्चंस में यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पिछले 7 में तो वो मैं तेजी से करूंगा और नया कॉन्सेप्ट बहुत धीरे से समझाऊंगा। तो यदि कोई नया व्यूअर है वो बाद में इस बात को ना समझे कि मैं बहुत तेजी से एक्सप्लेन करवा रहा हूँ या बहुत कम बता रहा हूँ, वो पहले के वीडियोस देख सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये जो पेपर आया था ये कब आया था। देखिए ये पेपर आया था 14/12/2018 को ये पेपर हुआ था ग्रुप डी का। और अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, कथन और पूर्वधारणा। कथन क्या कहा गया, कुत्ते आमतौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते हैं। और इसकी पूर्व धारणा क्या है, यदि मैं ये कथन कह रहा हूं तो मेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे। देखिए मैंने कहा कि कुत्ते आमतौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते, तो क्या मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि कुत्ते छोटी झपकियां लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये विचार चल रहा होगा, तभी मैंने कहा कि वे अधिक देर तक नहीं सोते। दूसरी बात, कुत्ते दिन में सोते हैं, तो सीधी सी बात है यदि मैं बात कर रहा हूं कि कुत्ते आम तौर पर रात में अधिक देर तक नहीं सोते हैं, तो इसका मतलब कुत्ते दिन में सोते हैं, ये बात यहां से निकल के आ रही है। तो ये भी दूसरा भी सही हो गया, इसका मतलब इसका सही आंसर आएगा तीसरा। 1 और 2 जो है वो पूर्व धारणा अंतर्निहित है, ये इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथन क्या कहता है कि टेलीविजन सही ढंग से इडियट यानी मूर्ख बॉक्स कहा जाता है। पूर्व धारणा, फिर से वही क्वेश्चन है पूर्व धारणा की, यानी कि आपका विचार क्या चल रहा था जब आप कथन बोल रहे थे। तो ये कथन बोलते वक्त का आप ये सोच रहे थे जो लोग टेलीविजन देखते हैं वे मूर्ख हैं। गलत बात, यानी कि ये पूर्व धारणा गलत है, क्योंकि आपने टेलीविजन को इडियट बॉक्स कहा है। दूसरी बात, वो व्यक्तियों को नहीं कहा। दूसरा, जो लोग टेलीविजन नहीं देखते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी बुद्धिमानिता किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन के उस बॉक्स से संबंधित है। इसका मतलब कि यहाँ पर आंसर आएगा कोई भी अवधारणा जो है, यानी कि तीसरा, इसका सही आंसर क्या आएगा तीसरा, कोई भी अवधारणा निहित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बंदूक का मतलब शस्त्रागार है, बंदूक जहां रखते हैं उसको शस्त्रागार कहते हैं, आर्टिलरी कहते हैं। और उसी के प्रकार से अन्न को क्या कहेंगे, तो अन्न अन्नागार में रखा जाता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि श्री वाय सुश्री वाय से कहते हैं, यानी कि श्री जो है वो पुरुष हो गया और सुश्री लगा है इसलिए वाय महिला हो गया, यानी कि लड़की हो गया। वो क्या कहता है कि एक्स वाय से कहता है कि आपके पिता, यानी किसके पिता, वाय के, तो वाय के ये हो गए पिता, मैंने वैसा का वैसा बना लिया। की पत्नी, यानी कि वाय के पिता की पत्नी कौन होगी, मैं यहाँ पर संबंध लिख रहा हूं, माता, वाय की माता। पत्नी की बहन, तो यहाँ पर पत्नी की बहन कौन होगी, मौसी होगी, किसकी, वाय की। मेरी मौसी है, यानी कि ये मेरी मौसी कौन कह रहा है, ये वाय कह रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक्स को बना दिया। अब इसको आप आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, दोनों तरीके से सही हो गया। देखो एक्स ये कह रहा है कि मेरी मौसी है, तो ये देखो एक्स की मौसी है, कौन है, आगे से पढ़ो, आपके पिता यानी वाय के पिता की माता की बहन। दोनों तरीके से पढ़ोगे तो ये सही लग रहा है। इस प्रकार से पूछा गया कि x और y में क्या संबंध है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यदि मैंने इस तरीके से विचार किया तो यहाँ पर आंसर आएगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन, यानी ये भाई बहन तो होंगे, ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि एक ही स्तर पे है, लेकिन ये कैसे भाई बहन होंगे, चचेरे ममेरे फुफेरे, यानी कि या तो चाचा का लड़का, मामा का लड़का या बुआ का लड़का, ऐसे आपको विचार करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ मैं रीजनिंग करवा रहा हूं और आप ये जानते हैं यदि सतत देखते हुए आ रहे हैं तो ये रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आ गया।
निम्नलिखित को सादृश्यता को पूरा करिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ROAD का संबंध URDG से बताया। अब मैं R को सबसे पहले U से संबंध बनाता हूं, तो मैं जानता हूं कि R के बाद में आता है ST और फिर U, यानी इसने 2 छोड़ा। फिर इसके बाद में O का संबंध R से, तो O है ना, P Q और फिर R आता है, यानी 2 छोड़ा। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये 2-2 छोड़ रहा है। फिर भी एक बार ट्राई कर लो, A का संबंध किससे बताया गया है? ए का संबंध डी से, यानी कि ए बी सी और ये डी, तो ये 2 छोड़ा। अब मैं यहाँ पर सीधे क्वेश्चन करता हूँ, एल के बाद में 2 छोड़ना है, तो एल एम एन और फिर क्या आएगा ओ। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंसर आपको कैसे पता करना है। यहाँ पर पहले ओ देखा तो ये 3 में आ रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करना भी समझो, ए के बाद में क्या आएगा, बी और सी, तो डी आएगा अगला। तो ओ के बाद में डी आएगा, तो देखो ये वाला भी नहीं होगा, ऐसे एलिमिनेट करो। इसके बाद में एन के बाद में क्या आएगा, तो एन है ना, फिर इसके बाद में है ना पी क्यू और अगला क्या आ जाएगा, है ना एन, है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एन है, तो है ना ओ पी और फिर क्यू, यानी ये 2 चीज छोड़ी, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, क्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर ओ के बाद डी, डी के बाद क्यू, जहां पर भी ये तीनों एक साथ आ रहे हैं वो उनको आंसर लगा देना है। ये मैंने सही आंसर इसीलिए रखा था ताकि आप समझ भी सको कि ये सही आंसर है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया कि नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दो। ये देखो, ये TOI, MT, साकाल और इंडियन एक्सप्रेस, ये प्रश्न में कहा गया है कि संख्याएं ग्राहकों की संख्या को दर्शाती है, यानी कि ये सारे के सारे जो है अखबार हो गए। प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त एक समाचार पत्र को दर्शाता है, यानी कि ये सभी के सभी जो है वो वृत्त हैं और समाचार पत्र को दर्शा रहे हैं। अब प्रश्न ये पूछा गया, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं। प्रश्न ये पूछा गया कि कितने लोग केवल सकाल अखबार को देखते हैं। अब देखो, ये सकाल अखबार का ये जो गोला है, ये वाला गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर जो भी संख्या है वो इसका आंसर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाली संख्या ही आंसर होगी, क्योंकि वही संख्या सिर्फ और सिर्फ अलग और अकेले साकाल गोले में आ रही है। तो 26 और 9 क्या हो गया, 35। इसका सही आंसर आ जाएगा 35। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ सकाल अखबार को पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ये रहा। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 के रूप में दिए गए समीकरण का परिणाम प्राप्त करिए और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गणितीय प्रविष्टियां करिए। यानी कि आपको बराबर के इस तरफ 5 लाना है। इस प्रकार से आपको देखना है कि कौन सा जो है चिन्ह सही बेहतर होगा। अब यहाँ पर तो आंसर सीधे दिया है, इसलिए मैं सीधे बता देता हूँ, लेकिन आप एक एक करके ट्राई करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 110 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में क्योंकि तीसरा आंसर सही है इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, माइनस। इसके बाद में फिर 120 लिखता हूँ, फिर ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद में मैं प्लस लेता हूँ, तो ये प्लस आ गया। फिर मैंने 5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर मैंने प्लस लिखा और 10 लिखा। इस प्रकार से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 5। देखते हैं 5 आता है कि नहीं। तो 110 में से 120 गया, तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर -10 बचा, फिर +5 और ये +10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 5। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसका सही आंसर, जैसे कि यहाँ पर तीसरा कहा था, एग्जैक्ट सही है। ब्रैकेट खुलने पर यही आंसर आएगा। मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं इन द सेंस की वो तैयारी बेहतर कर रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है गणितीय ऑपरेटरों के अनुक्रम का चयन करें जिसे अनुक्रमिक रूप से दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में व्यवस्थित किया जाता है, तो श्रृंखला पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर पिछले वाले में जो है वो क्वेश्चन मार्क दिए थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न के लिए टिक नहीं लगा के रखे। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, संख्या लिखेंगे 2, फिर प्लस आना चाहिए, फिर 5, फिर -2 आना चाहिए, फिर प्लस, फिर 6 आना चाहिए और इक्वल टू 11। इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए चिन्ह सारे के सारे मैंने संख्याओं के साथ लिख दिए हैं।
अब आप ये देखेंगे तो ये -2 + 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 और 5 और 6 11 होता है और 11 बराबर 11 आ गया। इसका मतलब कि पहले ही वाला ऑप्शन जो था वो एग्जैक्ट सही था। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कथन और निष्कर्ष। कथन क्या कहता है, पैदल यात्री क्रॉसिंग कुछ फीट दूर पे है, इसे इस्तेमाल करना सुरक्षित है। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, एक माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा कि जो पैदल क्रॉसिंग है वो कुछ ही दूरी पर है, उसका इस्तेमाल करिए, वो सुरक्षित है। निष्कर्ष हम इसका क्या निकाल सकते हैं कि पैदल चलने वालों को सुरक्षा के लिए पैदल क्रॉसिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। एक माँ अपने बच्चे को यही तो बता रही है कि इस्तेमाल करना सुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल करिए। दूसरा, सभी बच्चों को पता है कि पैदल यात्री क्रॉसिंग क्या है। तो यहाँ पर एक माँ ने जब अपने बच्चे से कहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन बच्चों को ये नहीं पता है, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। यहाँ पर क्या आंसर आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुकरण करता है। मैंने दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सभी बच्चों को पता है पैदल यात्री क्रॉसिंग क्या है, ये गलत है क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चे को ये पहले बताया है, कथन में हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ रीजनिंग करवा रहा हूँ। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहते हैं, तो उत्तर को क्या कहेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर पहले ओरिजिनल डायरेक्शंस को क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। ये नॉर्थ होती है, ये जो होती है ईस्ट होती है, ये साउथ और ये वेस्ट। अब क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब हो जाता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट को अब हम क्या कह रहे हैं, ईस्ट कह रहे हैं, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद में उत्तर पश्चिम कहाँ पे आता है, ये रहा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। तो फिर से हम देखें तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम कहाँ आता है, ये आता है साउथ वेस्ट। इसको क्या कह रहे हैं, दक्षिण, यानी कि फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है जो भी क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बन रहा है इसी प्रकार से, उत्तर को हम क्या कहेंगे, तो ये रहा उत्तर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ, और हमें जाना कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं उत्तर पश्चिम। इसका आंसर आ जाएगा चौथा, उत्तर पश्चिम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 के आई 15 ओ एम। जैसे ही आपने ये संख्या देखी आप समझ जाएंगे, यहाँ अल्फाबेट्स के नंबर आपको दिख जाएंगे, क्योंकि के 11 पे होता है, ओ 15 पे होता है। इस प्रकार से आप देखोगे तो जल्दी से पहचान जाओगे, क्योंकि के जो है वो 19 पे नहीं होता, क्यू जो है, मैंने क्यू का बोला, क्यू 19 पे नहीं होता, क्यू 19 पे नहीं होता। इसका मतलब एस और एस, बिल्कुल सही बात है, एस 19 पे होता है। इसका मतलब या तो तीसरा या चौथा ऑप्शन सही होगा। अब अगले जो है वो वर्ड से हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, आई, और आई के बाद में एम, इस बात को देखना है। तो अब आई और एम के बीच में क्या क्या आया है वो हम देख लेते हैं ना। तो आई, जे, के, एल और फिर एम आता है, यानी कि ये तीन को छोड़ा है इसने। एम के बाद भी तीन को छोड़ना चाहिए, तो एम के बाद में एन, ओ और पी, और इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। आई के बाद में आई, जे, के, एल और फिर क्या आया है, एम। तो उसी प्रकार से एम के बाद में तीन को छोड़ना चाहिए था, एम, एन, ओ और पी, और फिर क्या आना चाहिए, क्यू। तो 19, ओके एक सेकेंड में देख लेता हूँ। के के बाद में यहाँ पर के तो हो गया था, इसके बाद में आई और एम को इसने रिलेट करा है ना, आई, जे, के, एल और एम। तो इसने यहाँ पर कितना छोड़ा है, +3, है ना। ये देखो जे, के, एल और ये आ गया एम। इसके बाद में अब यहाँ पर अगला जो पद आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं। मैं आ तो गया है आंसर, मैं देख नहीं पाया उसको, फिर से बता देता हूँ। एम, एन, एम और एन, ओ, पी, तो ये तीन छोड़े तो क्यू आया। यहाँ पर देखते हैं 19 एस तो आता ही आता, यानी कि तीसरा गलत हो गया और चौथा सही हो गया, क्योंकि आखिरी में क्यू आ रहा है। पहले हम कर चुके थे लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया नीचे। आप इस बात को समझना है कि क्यू जो है वो इसके स्थान पे आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है।
वरुण के एकलौते भाई का पिता मनोज है, वरुण का मनोज से क्या संबंध है? तो ये देखो वरुण मैंने यहाँ पर लिख दिया और वरुण के एकलौते भाई, तो वरुण का एकलौता भाई यहाँ पर आ गया और उसके पिता, अब देखा जाए तो ये वरुण के भी पिता हैं, ये बात समझ लेना। कौन है ये पिता? मनोज, ऐसा बोला गया है। और पूछा गया है कि मनोज का वरुण, वरुण का मनोज से क्या संबंध है, यानी संबंध इन दोनों के बीच का पूछा गया है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जिसके साथ में भी का आता है प्रश्न हमेशा उस पे बनता है, यानी कि वरुण कौन है? मनोज का। तो वरुण जो है वो बेटा है, ये बात हमको समझ लेनी है। इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा, यानी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। आपको चूज करना है मिरर इमेज को। ये रही इमेज और इसकी मिरर इमेज। अब मैंने यदि मिरर यहाँ पर रखा तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पास की चीज हमेशा पास में आती है। तो ये वाला जो गोला है ये इस तरफ सबसे पास में आना चाहिए, इस तरीके से। कहां पर दिख रहा है देख लो, तो सी आंसर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो बाकी बचे हुए आंसर हो सकते हैं। इसके बाद में भी यहाँ पर ऊपर की तरफ ये ब्लैक आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्लैक आ रहा है और नीचे की तरफ, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब कौन सा बचा? तो ऊपर की तरफ जो पट्टी है उसमें यदि मैं इस तरीके से बनाऊं तो ऊपर की पट्टी में डार्क शेड इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो मिरर की तरफ इस तरफ है, तो इस तरफ भी मिरर की तरफ होगा। तो आप देखोगे कि ये वाली जो इमेज है और ये वाली इमेज है, दोनों में वो उस तरफ ही आ रहा है। तो पहचानोगे कैसे? ये वाली, ये इमेज जो है, ये वाली जो पत्ती है ये बाहर की तरफ जाती दिख रही है, तो आपको भी इस तरफ बाहर बनाना है। देखोगे तो ये सीधी है, तो ये आंसर होगा नहीं, तो इसका मतलब बी आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरा आंसर सही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे। एक एक चीज को पकड़िए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सभी चीजों को एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज को पकड़िए, उससे आंसर तेजी से आता है, बाकी सब एलिमिनेट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक और क्वेश्चन, ये रहा 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से 3 एक तरीके से समान है, तीसरे यानी कि अलग चुने हुए विकल्प को चुनिए। अलग जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आंसर कैट आप देख सकते हो। क्यों है? क्योंकि लाम्ब, कीटन और लार्वा ये सब शिशु अवस्था होती है किसी भी जीव की। कैट जो है वो एक प्रकार के प्रजाति का नाम हो गया, एक जाति का नाम हो गया, जबकि ये किसी जाति के शिशु अवस्था का नाम है, लाम्ब, कीटन और लार्वा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मैंने क्या कहा? जब एक घड़ी में 7:20 हो रहा होता है तो मिनट और सुई, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंश में कोण कितना होगा, यानी कि आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि ये जैसे ये घड़ी है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रही घड़ी। अब घड़ी में जो सुइयां होती हैं, तो यदि सुई इस तरीके से बजा रही है कोई टाइम, तो ऑब्वियसली इसके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा बनेगा। वही काम आपको बताना है कि कितना बजेगा। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है 11/2। बहुत शानदार बता रहा हूँ, बहुत कम जगह दिखता है। 11/2 m इज इक्वल्स टू 30 आवर्स प्लस माइनस थीटा। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, घड़ी में काम आता है। 11/2 m कितना हो जाएगा? तो m यहाँ पर होगा, ये मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, 7 बजकर, अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, 20 मिनट, तो ये 20 मिनट m हो गया। इसके बाद में 30 को वैसा का वैसा लिख देना है और आवर्स यहाँ पर हो जाता है आगे का, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस थीटा। अब इसके बाद में आप ये इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो 10 आएगा और ये गुणा होने पे 110 बनेगा। ये बनेगा 210 प्लस माइनस थीटा। अब आप इस 210 को इस तरफ ले जाओगे तो 110 तो ये रहा और माइनस 210 ये हो गया, इक्वल्स टू प्लस माइनस थीटा। इसको आप घटाओगे तो यहाँ पर आएगा -100 और इस प्रकार से यहाँ पे प्लस माइनस थीटा। आप इस बात को याद रखो कि हमेशा ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यदि यहाँ आंसर माइनस में आता है तो यहाँ पर भी आपको आंसर क्वेश्चन जो है यानी कि थीटा का चिन्ह माइनस में लेना है। इस बात को समझना, यहाँ पर माइनस आया तो मैंने यहाँ पर थीटा का चिन्ह माइनस ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो थीटा आ गया 100 डिग्री। आ गया समझ में? इस प्रकार से आपको जो है ये घड़ी के क्वेश्चन करने हैं। 100 डिग्री इसका आंसर आएगा, ये देख लो 100 डिग्री इसका सही आंसर है। फिर से समझ लो,
यदि 100 जो है पॉजिटिव आता तो थीटा में सीधे पॉजिटिव ले लेता, लेकिन 100 यदि नेगेटिव आया है तो मेरे को थीटा नेगेटिव लेना है, इसीलिए प्लस माइनस चिन्ह दोनों लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। कथन क्या कहता है, बॉस ने सचिन को और उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमान किया। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बॉस ने सचिन को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया, यानी बॉस ने सचिन की इंसल्ट करी है उसके कलीग्स के बीच में। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, बॉस को सचिन पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष जो है वो गलत निकाला है जाएगा। क्यों गलत बोला जाएगा, क्योंकि कथन से कहीं पर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपमानित क्यों किया गया, कोई और कारण हो सकता है। तो निष्कर्ष हम ये नहीं निकाल सकते कि पसंद नहीं करता। दूसरा, सचिन अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी कथन से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, क्यों चिल्लाया गया, क्यों डांटा गया, इसका कोई कारण निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता इस कथन के आधार पे। इसीलिए दोनों गलत है, और यहाँ पर मैंने इसीलिए इसके साथ में सही चिन्ह को बरकरार रखा ताकि आपको समझ में आ सके, न तो निष्कर्ष ए और न ही दो अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई 4 आकृतियों में से निम्नांकित आकृति के सही प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब को चयन करें। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, देखो यहाँ पर F लिखा है, तो F का जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। तो पास की चीज पास, तो सीधी डंडी तो सीधी आएगी, और ये दोनों जो है वो इस तल से दूर दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको तल से दूर उसी तरफ बनाना है, ये होता है जल प्रतिबिंब। इसके बाद में ए आया है, तो देखो ए जो है इस तरीके से ऊपर बनेगा, नीचे कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, नीचे की तरफ इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से दिखाई देगा। एम कैसे बनेगा, तो भैया एम ऐसा दिख रहा है, एम का विपरीत क्या होता है डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू ऐसा दिखेगा। आई तो आई होता है, तो ऊपर और नीचे एक जैसा दिखेगा। इसके बाद में एल कैसा बनेगा, तो ये देखो एल जो है इस तरीके से बनेगा। अब ये पास वाली जो एल की नीचे वाली लाइन है, ये नीचे इस तरीके से दिखाई देगी, और ये वाली खड़ी डंडी जो है इस तरीके से दिखाई देगी। आपको इस प्रकार से समझना है। अब आप इसी आकृति को जो मैंने अभी तक बना दी है इसको आप मैच करो, तो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रही है, एफ अलग ही जा रहा है, एफ एक जैसा जा रहा है, ए हो गया एल हो गया, लेकिन एल गलत हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो एफ ए एम आई और एल एक जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये आकृति क्या हो गई है, सही हो गई। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और धारणा पर है। कथन क्या कहता है कि वजन कम करने वाले एक संस्थान का विज्ञापन कहता है 3 सत्रों में अपना वजन 5 केजी कम करे। यानी कि कथन में ये कहा जा रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है जो कि वजन कम करता है, और वह विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट में ये कहता है कि 3 सत्र यानी 3 सेशन में अपना वजन 5 केजी कम करो। धारणा क्या है, ये क्या विचार आपके मन में ये चलेगा, ये जब आप बोल रहे होगे यदि आप वजन घटाने के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो 6 सत्रों में अपना वजन 10 केजी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कथन में 3 सत्र में 5 केजी कहा है। अपना दिमाग लगा करके आप ये गुणा मत करो कि 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10, ये आपका विचार है, कथन से इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये गलत हो गया। अगला है संस्थान वजन घटाने के कार्यक्रम से संबंधित है। तो संस्थान वजन घटाने के कार्यक्रमों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर वजन घटाने की बात हो रही है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा केवल 2 अंतर्निहित है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सरल है। यहाँ पर आपको इस आकृति को देख करके इस आकृति को देखना है, और इस आकृति के आधार पे इस आकृति का जवाब देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये गोला जो है खाली है, अगले गोले में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए हैं इस गोले के ही। इसी प्रकार से ये जो आकृति है इसके भी 6 हिस्से हो गए होंगे। आप देखोगे तो सिर्फ एक ही आकृति है दूसरे नंबर की जिसमें इसके 6 हिस्से दिख रहे हैं, और वो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ध्यान से समझना, वो ऑप्शन तीसरा होगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, आकृति अलग चीज हो गई, आकृति का नंबर अलग हो गया, लेकिन ऑप्शन का नंबर अलग हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आंसर है, वहां पर तो सिर्फ ऑप्शन लिखा रहेगा 1 2 3 और 4, और इस प्रकार से गोले बने रहेंगे खाली। अब आप गलती क्या करते हो कि जैसे ही आपने ये दूसरा देखा तो आप इस प्रकार से दूसरे को टिक लगा दोगे, जबकि यहाँ पर इस बात को देखना, उसने तीसरे ऑप्शन पे दूसरी आकृति रखी है, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को, है ना। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, दूसरी आकृति सही है और दूसरी आकृति तीसरे ऑप्शन पे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन या सीरीज भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर z का संबंध x से क्या है कि यहाँ पर y छोड़ दिया, x का संबंध u से क्या है, v से क्या है कि w छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली u के पहले आपको v के पहले आपको u छोड़ना है तो क्या आएगा t आएगा। अभी अभी सभी ऑप्शंस में t है, इसका मतलब आंसर नहीं आया। फिर k के साथ में p का क्या संबंध है, तो आप देखोगे कि k और p के बीच में कोई संबंध आएगा, है ना। तो k l m n, तो इसने कितना छोड़ा है 3, k के बाद l m n o भी छोड़ा है और फिर आया है p, तो 4 छोड़ा है। मैं इस तरीके से इसलिए प्रकार से बता रहा हूं ताकि यदि आपको अल्फाबेट्स की संख्या याद नहीं है तो आप सीधे सीधे इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो k के बाद l m n o छोड़ा, p आया। फिर p के बाद में u कैसे आया, तो p के बाद में q r s t और फिर u आया, तो फिर 4 छोड़ा। तो इस प्रकार से u के बाद में हम 4 छोड़ेंगे, u के बाद में आता है v w x y और फिर z आता है, तो t के बाद में z आएगा। इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, अंतिम बचा है आखिरी में देखेंगे तो c के बाद में e आया है। अब मैं आपको यहाँ से संख्या का खेल बताता हूँ। c का नंबर होता है 3 और e का होता है 5, यानी कि वो क्या कर रहा है, 3 के बाद 2 5, 5 के बाद 2 7, तो 7 पे क्या आता है, देखो g आता है। तो इसके बाद में 9 पे क्या आएगा, मैं सीधे बता सकता हूँ, यहाँ पे i आएगा, क्योंकि i जो है वो 9वें नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा TZI, और इस प्रकार से इसका दूसरा आंसर जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करने को दूंगा, अभी आप इस बात को समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। काल्पनिक भाषा में अंक 0 1 2 3 4 8 9 10, इस प्रकार से 8 और 9 तक अंक दिए हैं, को ABCDEFGH I और J प्रतिस्थापित किया जाता है। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान देना, यहाँ पर A का जो अल्फाबेट का नंबर होता है वो 1 होता है, B का जो होता है 2 होता है, C का जो होता है 3 होता है, लेकिन उसने संख्या शुरू करी है कहां से, 0 से। तो इस प्रकार से A 0 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, C 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल नंबर से एक नंबर कम कम दिख रहा है। आप इस प्रश्न को सीधे सीधे कर सकते हो, कैसे, इन सभी इस इक्वेशन को आपको संख्या के आधार पे बदलना है, तो आप बदलो। तो H जो है यहाँ पर हम जानते हैं 8वें नंबर पे होता है, लेकिन 8 को अब क्या कहना है, 7, क्योंकि एक नंबर कम करना है। फिर I का नंबर 9 होता है, लेकिन आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8, क्योंकि I का नंबर 9 होता है, लेकिन आप लिखोगे 8 क्योंकि एक एक नंबर कम करना है। इसके बाद में यहाँ पर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर E आएगा, तो E का नंबर क्या होता है 5, लेकिन आप क्या लोगे 4। इसके बाद में डिवाइड करना है, ये ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट के बाद में ये डिवाइड लग गया, डिवाइड के बाद में मैं नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट, A का मतलब होता है 0 और D का मतलब होता है 4, लेकिन उसको 3 लिखना है। मानता हूं कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, माइनस लगाना है। F का मतलब 6 होता है, लेकिन 5 लिखना है, ब्रैकेट बंद। गुणा करना है, G का मतलब होता है 7, लेकिन यहाँ पर 6 लिखना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर गलत आएगा, क्यों आएगा मैं पहले ही बता देता हूं निकालने के, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर द ऑल कैंडिडेट, यानी कि कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद कहा है इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन गलत दे दिए हैं गलती से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सभी स्टूडेंट्स को अलग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न है कि उत्तर आकृतियों का कौन सा पैटर्न दिए गए पैटर्न से बहुत मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हंसते खिलखिलाते 4 चेहरे आपको दिख रहे हैं इस आकृति में, इसको हम पंचभुज कहेंगे, 5 भुजा वाली आकृति। तो पहली बात तो यहाँ पर आपको ये जो आकृतियां सब पंचभुज दिख रही है। अब देखोगे तो यहाँ पर 3 ही चेहरे हैं, हटा दो, 4 हैं, रहने दो, 4 हैं, 4 हैं, कैसे हैं, अब ये देखो, ये देखो यहाँ पर एक चेहरा ऊपर की तरफ कोने में दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर तो है लेकिन ये कोना गलत बदल गया, 3 इधर आएंगे और आकृति के बदल जाने पर ये चेहरा इधर आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखोगे तो गोला तो चेंज हो गया है लेकिन आकृति चेंज नहीं हुई है अंदर की, ये भी गलत हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। देखोगे तो कोने के तरफ आपको एक सिंगल चेहरा दिखाई दे रहा है और 3 चेहरे यहाँ पर नीचे, इस प्रकार से चौथी आकृति सही है जो कि ऑप्शन ए पर है, आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 99 क्वेश्चन पे आ गए। उस संख्या का चयन करो जिसमें तीसरी संख्या से उसी प्रकार से पहली संख्या संबंधित है। फिर से पढ़ो, पहली संख्या दूसरी से जिस प्रकार संबंधित है तो अगली तीसरी संख्या चौथी से किस प्रकार संबंधित होगी। यदि आप थोड़ा सा गणित का दिमाग लगाओगे तो आप पकड़ लोगे कि सर 53 जो है वो अभाज्य संख्या होती है और उसी लाइन में 59 भी अभाज्य संख्या होती है। याद रखो 50 से 66 के बीच में यही दो अभाज्य संख्याएं होती है। अगला है 61। यदि किसी ने गणित तरीके से पढ़ा है तो फिर देखो 61 और अगला आ जाएगा 67। ये याद करने वाली बात है क्योंकि 66 और 70 के बीच से सिर्फ और सिर्फ दो अभाज्य संख्याएं होती है, 61 और 67। तो इसका आंसर आ जाएगा 67। बहुत तेजी से आ गया। इसीलिए यदि आपको लगता है तो आप रुका करो, खुद करा करो और फिर देखा करो कि ये जल्दी हो गया या देरी से हुआ। ये क्वेश्चन आ गया एक और। इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं डायग्राम को। यस, यानी कि आपको एक ही बार में सब चीजें दिख जाए ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन है, देखो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इस आकृति से इस आकृति को मिलाना है, उसी प्रकार से ये वाली आकृति से आपको पहचानना है दिए गए ऑप्शन में कौन सी एक आकृति होगी। मैंने इतनी कोशिश करी लेकिन फिर भी ये ऑप्शन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है चौथा। कोई बात नहीं, देखो यहां पर हो क्या रहा है कि जो सबसे अंदर की आकृति है वो बाहर आ जा रही है, उसके बाद में बीच वाली आकृति वैसी की वैसी है। तो उस आधार पे मैं यहां पर देखूंगा। और दूसरी बात, यहां पर ये जो लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार से खींची गई है इस डायरेक्शन में। अब यदि मैं ये देखूं तो आखिरी जो ये वाली जो आकृति आ रही है इसमें अंदर का ट्रायंगल जो है वो बाहर आ जाना चाहिए और जो एरो है वो इस प्रकार से आने चाहिए। मैं पहली आकृति देखता हूं इसमें एरो इस तरीके से है तो ये तो गलत हो गया। दूसरी आकृति में मैं ये देखता हूं कि एरो तो इस तरफ है लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि अंदर की आकृति बाहर आ रही है तो बाहर की अंदर जा रही है। इसका मतलब ये पंचभुज जो है ये अंदर की तरफ इस तरीके से बनता दिखेगा। इसमें अंदर की तरफ पंचभुज नहीं है, इसके अंदर पंचभुज है। लेकिन इस बात को ध्यान देना कि अंदर की तरफ की आकृति काली से सफेद हो रही है तो काली से सफेद होगी, अंदर का पंचभुज सफेद होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑब्वियसली इसके बाद चौथा ऑप्शन ही बच जाता है जो कि सही आंसर है। ट्रायंगल बना है, लाइनें खींची हैं, अंदर की तरफ पंचभुज सफेद कलर का है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मजा आया तो कमेंट जरूर करा करो, वीडियो को शेयर करो। मेरा रिक्वेस्ट है 500 लाइक इस वीडियो पर आने चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट को आप एक प्रकार से यदि पूरा करते हैं मजा आता है इस तरीके से मेहनत करने में और ज्यादा। चलिए कल मिलते हैं एक और नए सिलेबस यानी एक और नए पेपर के साथ। और ये था 8वां पेपर, कल करेंगे 9वां पेपर और बहुत जल्दी बहुत सारे अन्य एग्जाम के पेपर भी आने वाले हैं। तो जुड़े रहना है और शेयर जरूर करो वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। जय हिंद।